ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने जुलाई माह में प्याज की रोपाई की थी, उनकी फसल में कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार का नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार ठीक ढंग से होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो चलिए प्याज की फसल के प्रबंधन के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार सिंह से। भाई प्याज लगा चुके हैं। अभी जो हम लोग प्याज लगा रहे हैं यह खरीफ प्याज इसको कहते हैं, यानी बरसाती प्याज। तो बहुत सा किसान लोग लगा दिए होंगे या लगाने के स्थिति में होंगे। तो जो अभी जो किसान भाई प्याज लगा चुके होंगे तो उनको जो है शुरू दिसंबर या लास्ट नवंबर में तैयार हो जाएगा, तो उनको बाजार मूल्य भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब बात रही इसमें प्रबंधन की, तो जो किसान भाई प्याज लगा चुके होंगे, क्योंकि बरसात का समय है तो इसमें घास बहुत परेशान करता है, तो 20-25 दिन के बाद जो है आप फिर एक निकाई गुड़ाई करें। खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रोपेकेब्जाफॉप 5% के साथ ऑक्सीफ्लोपीन 12% की 250 से 350 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्याज रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फसल में उगने वाले खरपतवारों का रोकथाम हो सके और फसल की पैदावार बढ़ सके। वैसे तो जितना हो सके खरपतवार की रोकथाम हाथों द्वारा निराई गुड़ाई करके ही करें। और निकाय गुड़ाई करने के बाद पहले तो आप प्याज लगाने के पहले जो है आप यूरिया हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, म्यूरेट ऑफ पोटास हुआ, ये सब दे चुके होंगे। तो 15-20 दिन के बाद हम उसमें निकाय गुड़ाई करके यूरिया जो 130 किलो बचा हुआ है उसको 2 किस्त में डालें। पहला 15-20 दिन के बाद मेरा निकाय गुड़ाई हो जाए तो उस समय डालें। तो जब 60 दिन के बाद जब उसमें निकाय गुड़ाई करेंगे तो 65 किलो यूरिया यानी कि 2.5 एकड़ में निकाय गुड़ाई के बाद डाल के उसमें छींट देना है। यूरिया छींटने के समय ध्यान यह रखना है कि खेत में भरपूर नमी हो। अगर नमी नहीं है तो सिंचाई के बाद हम यूरिया का छिड़काव करेंगे, यानी उसको खेत में छींटेंगे। अब है इसमें जहाँ तक सिंचाई की बात है, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि यह खरीफ मौसम का प्याज है, तो बरसात में इसमें सिंचाई निर्भर करता है कि बारिश का क्या स्थिति है। बारिश मान लिया 4 दिन 5 दिन पर हो ही जाता है तो हमको सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बारिश लंबा समय से नहीं हो रहा है, जैसा कि इस बार हो रहा है, बहुत लंबा समय से बारिश पड़ ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। जैसे ही देखेंगे कि खेत थोड़ा उजला टाइप का हो रहा है तो हम समझ जाएं कि अब इसमें सिंचाई बहुत ज़रूरी है। अब जब उसका कंद बनना शुरू हो जाता है तो उस समय निकाय गुड़ाई करने पर कंद कटने का डर रहता है, जिससे कि उपज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद आपको सिर्फ सिंचाई करते रहना है और बीमारी और रोग से उसको बचाना है। तो बीमारी में उसमें 2 तरह का एक बीमारी लगता है। एक लगता है आपका पर्पल ब्लॉच, एक लगता है स्टेमफिलियम ब्लाइट। तो ये दोनों बीमारी में क्या होता है कि पत्ता पर गोल लंबा ऐसा धब्बा बनता है। शुरू में व्हाइटिश रहता है, धीरे धीरे यह ब्राउन कलर का पूरा पत्ता में ही लग जाता है और पौधा सूख जाता है। प्याज का श्यामवर्ण यानी काला धब्बा रोग
खरीफ के मौसम में इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से होता है। काला धब्बा रोग के प्रारंभिक लक्षणों में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से सटे भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जिसकी उग्रता होने पर ये पत्तियों पर फैल जाते हैं और बाद में काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये उहार गोलाकार होते हैं। रोग से प्रभावित पत्तियां मुरझा के मुड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। साथ ही खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था करें। बीमारी में जैसे बताया आपको कि जो पर्पल ब्लॉच लगता है, एस्टेमोफिलियम ब्लाइट लगता है, तो इसको बचाव के लिए क्या है कि कोई भी फंगिसाइड जैसे बोलते हैं कार्बेंडाजिम बोलते हैं, मैनकोजेब हुआ जो डाइथेनियम 45 के नाम से बाजार में आता है, तो इसका भी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आपको स्प्रे करना है। और इसमें भी आपको स्टिकर डालना बहुत ज़रूरी है। कीड़ा में जो है मेन इसका जो है थ्रिप्स है, वह बहुत ही महीन कीड़ा है, बहुत ही ध्यान से देखने पर पता चलता है, किसी लोग को तो पता भी नहीं चल पाता है। तो यह कीड़ा जो है पत्ता को रस को चूसता है। थ्रिप्स कीट ये एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। ये कीट शुरुआती अवस्था में हल्के पीले रंग का होता है, जो बाद में भूरे काले रंग का हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए खेत में पीले और नीले रंग के चिपचिपे प्रपंच लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रुपाई के बाद फसल पर डाइमिथोएट या इमिडाक्लोप्रिड दवा का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। तो कीड़ा से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो है 1 लीटर में आधा ml स्प्रे करना है। स्प्रे करने में ध्यान यही रखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज का पत्ता खड़ा होता है, चिकना होता है, तो दवा जो हम उस पर छींटते हैं उस पर सही ढंग से टिक नहीं पाता है। तो जब मेरा दवा टिक नहीं पाएगा तो पौधा पर असर नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए बाज़ार में सेंडोविट करके एक स्टिकर आता है, सेंडोविट या और कई तरह का मार्केट में है, तो उस दवा का स्टिकर का आधा ml 1 लीटर घोल में डाल के स्प्रे करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्तियों पर दवा ज़्यादा टिकेगा, जिससे हमको वांछित फायदा मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, सुखोदेवरा, नवादा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर सलाह दी जाती है कि वर्षा के मौसम में खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है, अतः सभी खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें। इस समय धान की फसल मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करते रहें। तना छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। यदि पत्ता मरोड़ या तना छेदक कीट का प्रकोप अधिक हो तो काटाप दवाई 4% दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का बुरकाव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरा, मक्का व सब्जियों में
खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें और सभी फसलों में सफेद मक्खी और चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें। जल निकास का भी उचित प्रबंध करें। इस मौसम में किसानों को सलाह दी जाती है कि गाजर की उन्नत किस्मों में पूसा वृष्टि की बुआई मेड़ों पर करें। बीज की मात्रा 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएं और खेत तैयार करते समय खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। भिंडी, मिर्च और बेल वाली फसलों में माइट, जैसिड और हॉपर की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक माइट पाए जाने पर फासमाइट 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों और बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। फल मक्खी से प्रभावित फलों को तोड़कर गहरे गड्ढे में दबा दें। फल मक्खी से बचाव के लिए खेत में विभिन्न जगहों पर गुड़ या चीनी के साथ कीटनाशी का घोल बनाकर छोटे कप या किसी और बर्तन में रख दें ताकि फल मक्खी का नियंत्रण हो सके। मौसम को देखते हुए बकरियों को कृमिनाशक दवाई फेनबेंडाजोल 150 mg का प्रयोग खिलाने में करें। प्रतिदिन बकरी को 5 ग्राम नमक और 10 ग्राम खनिज लवण खिलाएं। दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण के रूप में भूसा, चोकर, खली, नमक, हरे एवं शुष्क चारे का मिश्रण और मिनरल मिश्रण दें। पशुपालक अपने पशुओं को बारिश की जल जमाव से बचाएं। इस समय पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग तथा कृमि के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अतः इनसे बचाव के लिए पशुपालक पशु चिकित्सक की सलाह से टीका और कृमिनाशक दवा का प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव शिवपुर, जिला रोहतास के अजय कुमार ने। आपने जूट की कटाई और रेशा निकालने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जूट की खेती व्यापारिक इस्तेमाल के लिए नकदी फसल के रूप में की जाती है। जूट का पौधा रेशेदार पौधा होता है जिसे पटसन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे की लंबाई 6 से 10 फीट तक पाई जाती है और इसके पौधे को सड़ाकर इसके रेशे तैयार किए जाते हैं जिनसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसके रेशों का इस्तेमाल बोरे, दरी, टाट, तंबू, तिरपाल, रस्सियां, कपड़े और कागज इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। जूट की फसल से अच्छी आमदनी हो इसके लिए फसल की कटाई से लेकर रेशा निकालने तक काफी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि रेशों की क्वालिटी पर ही इसका दाम निर्भर करता है। फिलहाल जूट की फसल कटाई योग्य हो गई है और कई किसान कटाई के काम में जुट गए। जैसा कि ये जूट का जो फसल है ये लगभग 120 से 150 दिनों का होता है। जिन किसान भाइयों में ने मार्च अप्रैल में जो अपना जूट का फसल लगा रखी होगी उनका जो है जूट का फसल जो है अभी कटाई के कगार पे होगा। इसमें जो है फूल बनने के पूर्व से लेके फली बनने की अवस्था तक जो है इसकी कटाई कर सकते हैं। आमतौर पर जूट की फसल बुआई के 120 से 130 दिन यानी लगभग 4 महीने में परिपक्व हो जाती है। ये अवधि किस्मों पर भी निर्भर करती है। पाट के पौधों में जब फूल आने लगे या कलियां बनने लगे तब फसल की कटाई करना उचित रहता है। जब पौधों के तनों में खुरदुरापन आने लगे और तनों का रंग हल्का भूरा होने लगे तब ये समझना चाहिए कि फसल कटाई के योग्य हो गई है। कटाई के दौरान कुछ सावधानी को बरतना भी जरूरी है जिनमें प्रमुख है कटाई के लिए उपयुक्त औजार का प्रयोग। आमतौर पर किसान पौधों की कटाई किसी भी औजार से करते हैं लेकिन कटाई के लिए हमेशा तेज धार वाले हंसिये का प्रयोग करना चाहिए और पौधे की कटाई तने को थोड़ा तिरछा लेकर करनी चाहिए। तने की तिरछी कटाई करने से पौधों के सड़ने में मदद होती है। इसमें जो है सो कटाई के लिए भूमि की सतह से जो है जूट के जो फसल को काट लिया जाता है। इसके बाद जो है इसको 2 से 3 दिन जो है सो खेत में जो है सो सुखा दिया जाता है ताकि इसके जो पत्तियां हैं
वो झड़ जाए। उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें जो है सो रैटूनिंग की प्रक्रिया जो शुरू करते हैं। इससे जो है सो इसमें जो है सो जूट से जो है फाइबर का जो एक्सट्रैक्शन होता है रेशा का, इसी को हम लोग रैटूनिंग कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को जो है हम लोग शुरू करते हैं। उचित टाइम पर कटाई करने के बाद इसके पौधों की छटाई की जाती है। छटाई के दौरान असमान लंबाई वाले पौधों को अलग करके उनके अलग अलग बंडल बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं। उसके बाद इन बंडलों को 2 से 3 दिन तक खेत में पत्तियों के सूखने तक छोड़ दिया जाता है। पत्तियों के सूखने के बाद उन्हें झाड़ दिया जाता है। तनों के बंडलों का पेड़ या बांस के सहारे खड़ा करके सुखाना चाहिए। जूट की पौधों की कटाई के बाद उन्हें सड़ाकर रेशे निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसके फसल को किसी अच्छे पानी वाले तालाब पर ले जाते हैं। ध्यान रखें कि जिस जल स्रोत का चयन करें उसकी गहराई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। पानी में पौधों को सड़ाने के लिए इस प्रकार डालें कि वो पानी की मध्य सतह पर रहे। पौधों को दबाने के लिए अक्सर मिट्टी या केले पौधों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पाट के रेशों में दाग बन जाते हैं। जब पाट के पौधों को सड़ाने के लिए तालाब में डालते हैं तब उस पर क्राइजब सोना नामक जीवाणु का छिड़काव कर देना चाहिए। ये पौधों को सड़ाने में काफी मदद करता है। तो जूट से पौधे से जो रेशा अलग करने की प्रक्रिया है, ये बेसिकली जो है सो जल और जीवाणु दोनों पे आधारित है। इसके लिए जो तापमान जो है सो इसमें बहुत आवश्यक होता है। इसमें 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके लिए जो है सो आवश्यकता होता है। हम लोग जो है सो जूट के जो बंधे हुए गठरों को जो है पानी में 15 दिनों तक जो है इसको डुबा के रखते हैं। पानी में बंडलों को 20 से 25 दिन तक डुबोने के बाद उन्हें बाहर निकालें। इसके बाद इन सड़े हुए पौधों से रेशों को निकालकर उन्हें बहते हुए पानी में धोकर साफ कर लें। रेशों को साफ करने के बाद उन्हें किसी लकड़ी पर 3 से 4 दिन तक तेज धूप में सुखाते रहें। तेज धूप में रेशों को सुखाने के दौरान उन्हें बार बार उलटते पलटते भी रहें ताकि रेशे अच्छे से सूख जाएं और उनमें नमी की मात्रा ज्यादा न रहे। एक मजदूर जो है 8 घंटे में लगभग 40 से 50 किलो रेशा जो है सो निकाल सकता है। उसके रेशा में जो है सो हम लोग का जो है 6 से 10 फुट तक जो है रेशा जो है इसमें से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। रेशों में नमी की बात करें तो 6 से 10% तक नमी की हो सकती है। इसकी जूट से जो रेशा का उपज है वो लगभग जो है सो प्रभेद पे डिपेंड करता है, लेकिन वो 20 से 25 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाता है। और हाई यील्डिंग वैरायटी लेते हैं तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ सकता है। इसके रेशों को सुखाने के बाद इन्हें बंडल के रूप में संग्रहित कर लें, क्योंकि ज्यादा टाइम तक बिखरे हुए रेशों में गुणवत्ता की कमी हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं, जिनका बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिलता। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।